प्यारे बच्चों, कोडरमा डीसी के द्वारा विभिन्न विषयों का मॉडल प्रश्न पत्र निकाला गया है, जिसमें से हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का सेट 1 कंप्लीट कर लिया है। सेट 2 का अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को समाप्त कर लिया है, जिसका आपको वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्ले लिस्ट में जाकर विभिन्न विषय के मॉडल क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। आज हम लोग सेट 2 का दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। जिन बच्चों का इंग्लिश में इकोनॉमिक्स है, क्या कि इकोनॉमिक्स जो है आर्ट, साइंस, कॉमर्स तीनों के लिए सेम ही पढ़ना है, सेम क्वेश्चन ही आएगा। यदि उन लोग को इंग्लिश में देखना है तो उन लोग क्रोम ब्राउज़र में DRGP82 लिख कर सर्च करेंगे। वहाँ पर आपको दीपक कुमार लिखा हुआ मिलेगा और वहाँ पर आपको फिर ऊपर में ही 11th + 12th करके लिखा मिलेगा, या फिर आप सबसे नीचे में जाइएगा तो वहाँ मॉडल क्वेश्चन सॉल्यूशन मिलेगा। उस वहाँ पर क्लिक करके आप लोग वहाँ देख सकते हैं। और फिर यहाँ पर दाहिनी ओर आपको गूगल ट्रांसलेटर का एक आइकन दिखेगा, उसको क्लिक करके आपको हिंदी, उर्दू, बांग्ला, फारसी जो भाषा में चाहिए आप इसको करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद में संबंध की व्याख्या कीजिए। तो औसत उत्पाद एवं सीमांत उत्पाद के बीच संबंध निम्नलिखित है। औसत उत्पाद जो होता है वो परिवर्तनशील साधन के प्रति इकाई उत्पादन को औसत उत्पाद कहा जाता है। मतलब कुल उत्पाद को उत्पादित इकाई से यदि हम भागा देंगे तो वो औसत उत्पाद हो जाएगा, इसलिए AP = TP/L हो गया। सीमांत उत्पाद मतलब होता है अतिरिक्त इकाई। तो परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई और लगाने से कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उत्पाद कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला होगा MP = TPN - TPN-1, या फिर एक और फॉर्मूला MP = ΔTP/ΔL। ये जो फॉर्मूला है वो कब काम करेगा? जब आपका कुल उत्पादन 1, 2, 3 संख्या में दिया रहेगा। और ये फॉर्मूला कब काम करेगा? जब आपका TP बराबर लिखा रहेगा AX² + B, इस तरह करके लिखा रहेगा तो ये फॉर्मूला काम करेगा, और संख्या में ये फॉर्मूला काम करेगा। फिर हम लोग चित्र में देख सकते हैं, ये आपका कुल उत्पादन है, ये आपका सीमांत उत्पादन है और ये आपका औसत उत्पादन है। लीजिए बढ़िया देखिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि शुरू में क्या होता है, सीमांत उत्पादन अधिक रहता है, औसत उत्पादन बढ़ता है। उसके बाद A बिंदु के बाद सीमांत उत्पादन गिरता है, लेकिन औसत उत्पादन क्या होता है, अधिकतम होता है। और जब सीमांत उत्पादन 0 होता है तो ये X अक्ष के समानांतर हो जाता है, और उसके बाद ये ऋणात्मक होता है तो ये समानांतर ही चलता है। तो यही है इसका संबंध, जिसको हम लोग यहाँ चित्र को आप देख लीजिए बढ़िया से, और इसी का हम लोग यहाँ चित्र का व्याख्या किए हैं। यहाँ है लिखा हुआ कि जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक मतलब MP > AP होता है तब औसत उत्पाद बढ़ता है। देखिए बढ़ रहा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि MP क्या है, अधिक है, तो आपका औसत उत्पाद क्या हुआ, बढ़ रहा है। देखिए बढ़ रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। चित्र में ऐसा बिंदु मतलब A से पहले तब तक औसत उत्पाद अपनी चोटी या ऊपरी सिरे टॉप पर रहता है। A बिंदु पर क्या होता है कि इसके पहले वह टॉप पर रहता है, और A बिंदु पर ही वह अधिकतम होता है औसत उत्पाद। दूसरा है, जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से कम होता है, मतलब कम मतलब A बिंदु के बाद देखिए यहाँ नीचे आ गया है, इसका मतलब जब कम होता है मतलब MP <AP, तब औसत उत्पाद घटता है। चित्र में ऐसा बिंदु A के बाद होता है जहां औसत उत्पाद अपनी चोटी या ऊपरी सिरे पर है, मतलब A बिंदु के बाद सीमांत उत्पादन क्या होता है, घटना शुरू कर देता है। तीसरा है, जब सीमांत उत्पाद तथा औसत उत्पाद दोनों बराबर होते हैं, MP = AP, तब औसत उत्पाद अधिकतम होता है। चित्र में यह बिंदु A है, यहाँ पर क्या होता है, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद बराबर होता है, यहाँ पर औसत उत्पाद क्या होता है, अधिकतम होता है। MP 0 एवं ऋणात्मक हो सकता है, परंतु AP सदा धनात्मक रहता है। आप लोग देख सकते हैं MP का रेखा क्या हुआ, अक्ष से नीचे की ओर आ गया, मतलब ऋणात्मक हो गया, लेकिन ये आपका X अक्ष के समानांतर हो जाएगा, लेकिन ये 0 नहीं होगा, मतलब औसत उत्पाद 0 नहीं होगा। MP वक्र AP वक्र को उसके उच्चतम बिंदु पर काटता है, क्योंकि जब AP में
वृद्धि होता है तब एमपी, एमपी मतलब सीमांत उत्पादन और एपी मतलब औसत उत्पादन, तो एपी होता है। जब एपी में गिरावट आती है तो सीमांत उत्पाद कम होता है औसत उत्पाद से। इसके अनुसार एपी केवल जब अपने उच्चतम बिंदु पर स्थिर होता है तब एपी बराबर एमपी होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि एमपी वक्र एपी वक्र को उसके उच्चतम बिंदु पर काटता है। 16 है पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म का संतुलन की व्याख्या कीजिए। तो पूर्ण प्रतियोगिता में संतुलन के दो शर्त हैं। पहला आवश्यक शर्त मतलब एम आर बराबर एम सी, और दूसरा पर्याप्त शर्त जिसको एम सी की रेखा एम आर रेखा को नीचे से ऊपर जाते हुए काटे, जैसा कि हम लोग चित्र में देख सकते हैं। यहाँ पर ये ए आर का रेखा है और ये एम सी का रेखा है। कहाँ काट रहा है? यहाँ पर काट रहा है, और एक यहाँ काट रहा है। तो पहला शर्त जो है एम आर बराबर एम सी, ये यहाँ भी हो रहा है और यहाँ भी हो रहा है, क्योंकि काट रहा है ए आर और एम आर। तो ए आर बराबर एम आर बराबर एम सी यहाँ भी हो रहा है और यहाँ भी। लेकिन दूसरा शर्त क्या कहता है? नीचे से ऊपर जाते हुए काटे। तो यहाँ पर तो ऊपर से नीचे आते हुए काट रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है? नीचे से ऊपर जाते हुए काट रहा है। तो ये जो बिंदु है ये संतुलन बिंदु कहलाएगा, क्योंकि यहाँ संतुलन के दोनों शर्त पूरा हो रहे हैं। एम आर बराबर एम सी भी हो रहा है और एम सी की रेखा एम आर रेखा को नीचे से ऊपर जाते हुए भी काट रहा है। इसलिए उत्पादक जो है ओपी मूल्य रखेगा और ओएम मात्रा उत्पादन करेगा। तो चित्र में ई बिंदु पर संतुलन नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ केवल एक ही शर्त को पूरा हो रहा है। यहाँ पर संतुलन नहीं हो सकता क्योंकि एक शर्त पूरा हो रहा है, मतलब एम आर बराबर एम सी ही हो रहा है, दूसरा शर्त पूरा नहीं हो रहा है। ई बिंदु पर फर्म संतुलन पर होगा क्योंकि यहाँ दोनों शर्त की पूर्ति हो रही, यहाँ दोनों शर्त की पूर्ति हो रही। अब हम जानते हैं कि पाई बराबर क्या होता है? आर माइनस सी। यहाँ जो पाई है वो लाभ है, आर आई है और सी है सो आपका लागत है। यहाँ लिखा हुआ है, मतलब अगर कोई सामान बनाने में 10 रुपया लगा और उसको हम बेचे 15 रुपया में, तो लागत आपका कितना लगा? सी हो गया 10 रुपया, और बेचे कितना? 15 में, तो आय हुआ 15 रुपया। तो आर माइनस सी करेंगे, मतलब 15 में 10 को घटा दे तो लाभ कितना हुआ? 5 रुपया। तो ये लाभ का फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग पहला शर्त को पूरा करने के लिए, मतलब एम आर बराबर एम सी लाने के लिए क्या करेंगे? ये जो है इसका डेरिवेटिव निकाल देंगे। तो डेरिवेटिव हम लोग निकालेंगे एक्स के रिस्पेक्ट है। तो वी फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिए, तो ये पाई का हो जाएगा डी पाई बट्टा डी एक्स, डी पाई बट्टा डी एक्स हो गया। आर का हो जाएगा डी आर बट्टा डी एक्स, और सी का हो जाएगा डी सी बट्टा डी एक्स। उसके बाद लाभ अधिकतम करने पर, हर कोई अपना लाभ अधिकतम करना चाहता है, और उसमें जो आप फर्स्ट डेरिवेटिव डी पाई बट्टा डी एक्स निकाले हैं उसको हम लोग बराबर 0 मान लेते हैं। तो आपका बच जाएगा डी आर बट्टा डी एक्स माइनस डी सी बट्टा डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? इसको हम लोग 0 मान लिए, तो 0 हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद डी आर बट्टा डी एक्स रहा, ये माइनस वाला है, इसको उठा के बराबर के इधर ले आएंगे। तो इधर ले आएंगे तो इस तरह बनेगा डी आर बट्टा डी एक्स बराबर डी सी बट्टा डी एक्स। अब टोटल का डेरिवेटिव होता है मार्जिनल, तो ये आर का डेरिवेटिव है तो ये एम आर बन गया, और ये कॉस्ट का डेरिवेटिव है तो ये एम सी बन गया। तो पहला शर्त आपका यहाँ पूरा हुआ, एम आर बराबर एम सी। अब दूसरा शर्त निकालने के लिए जो आप फर्स्ट डेरिवेटिव ये निकाले हैं, इसी का हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव निकाल देंगे। तो सेकेंड डेरिवेटिव, जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव आप निकाले हैं डी पाई बट्टा डी एक्स, तो सेकेंड डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको बस केवल करना है डी स्क्वायर पाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर कर देना है। तो ये आपका सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ किए हैं। सेकेंड डेरिवेटिव के लिए वी फाइंड सेकेंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी स्क्वायर पाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ से लिए, ये आपका फर्स्ट निकला, इसी से सेकेंड निकालेंगे। तो यहाँ हो गया डी स्क्वायर आर बट्टा डी एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर सी बट्टा डी एक्स स्क्वायर। फिर लाभ अधिकतम करने के लिए जो सेकेंड डेरिवेटिव में होता है उसको क्या होना पड़ता है कि जो सेकेंड डेरिवेटिव जाएगा उसको लेस देन 0 करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग बराबर जो 0 किए थे वहाँ लेस देन 0 कर देंगे, तो आपका बच जाएगा ये लेस देन 0। तो डी स्क्वायर आर बट्टा डी एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर सी बट्टा डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0। अब क्या करेंगे? ये माइनस में है जो आपका डी स्क्वायर सी डी एक्स स्क्वायर, इसको लेस देन के इधर ले आएंगे तो आपका प्लस में हो जाएगा इस तरह। अब इसको हम लोग सीधा करके लिखेंगे, मतलब ये आपका लिखा हुआ है कि 3 छोटा है 5 से, तो हम लोग लिख सकते हैं 5 बड़ा है 3 से। पर यही चीज़ को यहाँ किए हैं कि आपका क्या किए हैं, इसको पलट दिए, इसको पहले लिख दिए और यहाँ ग्रेटर देन लग गया और ये बाद में लिख दिए। अब यहाँ पर आपका 2 को डेरिवेटिव है, तो इसमें से एक डेरिवेटिव को बाहर निकालेंगे। तो आपका किस तरह बाहर निकलेगा? डी बट डी एक्स
ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ डी बटा डी एक्स। अब यदि इसको इससे गुना करेंगे तो डी क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर सी बन जाएगा और डी एक्स गुना होगा डी एक्स स्क्वायर बनेगा। तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। तो यहाँ तोड़ दिए हैं डी बटा डी एक्स डी सी बटा डी एक्स ग्रेटर देन डी बटा डी एक्स डी आर बटा डी एक्स, मतलब दोनों को यहाँ अलग अलग कर दिए। अब ये जो डी बटा डी एक्स है ये स्लोप को बताएगा, स्लोप ऑफ, और डी सी बटा डी एक्स हो जाएगा एम सी। फिर यहाँ स्लोप ऑफ एम आर, मतलब स्लोप ऑफ एम सी ग्रेटर देन होगा स्लोप ऑफ एम आर का। कहने मतलब है कि जब आपका ऊपर से काटते हुए एम सी की ये है, मान लीजिए ये सीधा रेखा एम आर का रेखा और ये आपका एम सी का, जब ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो इसका मतलब है कि एम सी ज़्यादा नहीं होगा, क्या कि एम सी आपका देखिए एम आर से क्या होगा, नीचे की ओर आ जा रहा है, कम हो जा रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि एम सी का रेखा नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है काटते हुए, तो यहाँ पर एम आर से एम सी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जा रहा है। इसीलिए स्लोप ऑफ एम सी ज़्यादा होगा स्लोप ऑफ एम आर से। तो कब, जब एम सी की रेखा एम आर रेखा को नीचे से ऊपर जाते हुए काटेगा। तो यहाँ दोनों शर्त आपका पूरा हो गया। पहला शर्त एम आर बराबर एम सी और दूसरा शर्त एम सी की रेखा एम आर रेखा को नीचे से ऊपर जाते हुए काटे। तो जहाँ ये दोनों शर्त पूरा होगा वहीं पर फर्म संतुलन में होगा। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बैंक के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो डी कॉक के शब्दों में केंद्रीय बैंक का बैंक है जो देश की मौद्रिक तथा बैंकिंग प्रणाली के शिखर पर होता है। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को की गई थी। इसका मुख्य कार्य क्या है, तो पहला काम है मुद्रा जारी करना। ये क्या करता है, नोट छापता है। नोट छापने का अधिकार किसको है, तो केंद्रीय बैंक को है। दूसरा है सरकार का बैंक, इसमें आम आदमी अपना पैसा रख नहीं सकता है, इससे लेन देन नहीं कर सकता है। केंद्रीय बैंक से कौन लेन देन करेगा, तो सरकार करेगा, इसलिए यह सरकार का बैंक है। फिर है बैंकों का बैंक, सभी बैंक का जो मालिक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और सभी बैंकों को अपनी कुछ शेष राशि रिजर्व बैंक में रखना पड़ता है, इसलिए बैंकों का या क्या है, बैंक होता है। फिर बैंकों का निरीक्षण, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समय समय पर व्यावसायिक बैंकों का निरीक्षण करता है, उसको लाइसेंस जारी करता है, साथ ही उसके विस्तार, उसके समापन या फिर उसका विलय का योजना बनाते रहता है, इसलिए बैंकों का निरीक्षण करता है। बाकी आप यहाँ जो लिखा हुआ है वही चीज़ को लिखिएगा, हम इसको अपने भाषा में आपको समझा दे रहे हैं। फिर है ये अंतिम ऋणदाता है, मतलब कोई भी व्यापारी अगर व्यावसायिक बैंक से पैसा उधार मांगता है और उसके पास पैसा व्यावसायिक बैंक पास नहीं है तो वो फिर रिजर्व बैंक से उधार लेकर उस व्यापारी को देगा, इसलिए अंतिम ऋणदाता कौन हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर देश के विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षण करता है, समाशोधन गृह का कार्य करता है, साख मुद्रा का नियंत्रण करता है, आंकड़े इकट्ठा करता है और अन्य कार्य में कृषि वित्त है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्मेलन है, मुद्रा तथा बिल बाजार है और फटे पुराने नोट को वापस लेता है। इतना काम है। अगला क्वेश्चन है वस्तु विनिमय प्रणाली के किसी एक दोष का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है सेम आपका लघु उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 भी था और 18 में भी सेम ही चीज़ दिया हुआ है। तो 11 में हम नहीं बताए थे और उसका यही आंसर होगा, दोनों का एक ही है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब होता है कि वस्तु से वस्तु का लेन देन करना। मतलब आपके पास जूता है और आपको चाहिए चप्पल, तो ऐसा आदमी जाके ढूंढिए जो आपको चप्पल दे दे और आपका जूता ले ले। अभी भी गांव देहात में क्या होता है, ठंडा बर्फ़ बिकने जाता है तो बच्चे क्या करते हैं, घर से 4 गो प्याज लाए, उसको दे दिया और ठंडा बर्फ़ ले लिए उससे, तो इसको भी वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। तो विनिमय कि वह प्रणाली जिसमें विनिमय के साधन के रूप में मुद्रा का प्रयोग नहीं होकर वस्तु का प्रयोग होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली के नाम से जानी जाती है। तो इसके क्या क्या दोष है, तो इसका पहला दोष है आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव। मतलब आवश्यकता के दोहरे संयोग मतलब होता है कि आपका जो सामान है वो अगला को लेना है और उसका सामान आपको लेना, ऐसा जोड़ी मिलाना पड़ेगा, बाजार में खोजना पड़ेगा जो आपका सामान ले ले और आपको उसका सामान चाहिए, तो ऐसा संयोग मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा है मूल्य के हस्तांतरण का अभाव। मतलब हम लोग पैसा को एक जगह से दूसरे जगह सामान ले जाने में क्या होता है, कठिनाई होती है, तो ये है हस्तांतरण का अभाव। या पैसा
या फिर सामान को भेजने में भी थोड़ा कठिनाई होती है। फिर भविष्य के भुगतान के साधन का अभाव। वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता है कि हम लोग भविष्य में भुगतान नहीं कर पाते हैं, इसमें थोड़ी कठिनाई हो जाती है। मान लीजिए हम किसी का गाय खरीद के लाए हैं, मतलब गाय लाए हैं अपने यहाँ, और उसको हम रख के और 5 साल बाद उसको अगर हम देते हैं वो चीज़ को, तो तब तक गाय बूढ़ी हो जाएगी, दूध देना बंद कर जाएगी। तो इस तरह क्या होगा, भविष्य में भुगतान का अभाव रहेगा। फिर है मूल्य के समान माप का अभाव। किसी मान लीजिए अगर 1 बोरी आटा और 1 बोरी चावल या 1 बोरी काजू का मूल्य में क्या होगा, दोनों में अंतर हो जाता है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में कभी कभी क्या होता है, दोनों पार्टी ठगा जाते हैं। फिर है वस्तुओं के विभाजन का अभाव होता है और मूल्य के संचय का अभाव। तो मूल्य के संचय का अभाव मतलब होता है कि उसको हम लोग क्या करते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली में सामान को ज़्यादा दिन तक स्टोर करके नहीं रख सकते। मान लीजिए मेरे पास टमाटर है, उसको ज़्यादा दिन रखेंगे तो सड़ जाएगा, तो इस तरह होता है अभाव। अब हम लोग किताबी भाषा में देखते हैं कि वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्यमान के इकाई का अभाव वस्तु विनिमय प्रणाली की प्रमुख समस्या है। इसका तात्पर्य यह हुआ, यदि एक व्यक्ति को 5 मीटर कपड़े की आवश्यकता है तथा उसे वह अपने पास के गेहूं से बदलना चाहता है, तब प्रति मीटर कपड़े के लिए उसे कितना गेहूं देना होगा निश्चित नहीं कर पाता। इस प्रकार मूल्यमान के उभयनिष्ठ इकाई के अभाव में विनिमय सीमित हो जाता है। मुद्रा व्यवस्था के अंतर्गत हर वस्तु अथवा सेवा का मूल्य मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है, जिससे विनिमय के अनुपात को निश्चित करने में कोई कठिनाई नहीं होती। मुद्रा के मापक के रूप में प्रयोग करने से आर्थिक गणना का कार्य बहुत ही सुगम हो जाता है। फिर है दूसरा, वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य या धन संचय का कोई स्थान नहीं होता। इस व्यवस्था में सिर्फ वस्तुओं का भंडारण किया जा सकता है, इससे वस्तुओं के खराब होने की संभावना बनी रहती है। किंतु मुद्रा के प्रयोग से मनुष्य भविष्य के लिए क्रय शक्ति का संचय कर सकता है। वस्तुएं सेवाएं बेचकर मुद्रा प्राप्त कर ली जाती है, उसका कुछ भाग वर्तमान आवश्यकताओं पर व्यय कर दिया जाता है और शेष भविष्य के लिए जमा कर लिया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है, बैंक दर क्या है? बैंक दर मुद्रा की पूर्ति को किस प्रकार प्रभावित करती है? तो बैंक दर हम साधारण भाषा में जानेंगे। बैंक दर जो होता है वो रिजर्व बैंक जो है वो बैंक दर पर व्यावसायिक बैंकों को उधार देता है, और व्यावसायिक बैंक जो है वो ब्याज दर पर व्यापारियों को उधार देता है। तो बैंक दर जो हुआ वो किसके लिए हुआ, तो व्यावसायिक बैंकों के लिए। व्यावसायिक बैंक कौन है, तो मेरे आसपास जितना भी बैंक नज़र आता है सभी व्यावसायिक बैंक है। आपका स्टेट बैंक हो, बड़ौदा हो, बैंक पंजाब नेशनल बैंक हो, सभी आपका व्यावसायिक बैंक है। तो वही हुआ बैंक दर। अब मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित, तो मुद्रा अगर मान लीजिए उसको साख का विस्तार करना है तो बैंक दर को रिजर्व बैंक क्या करेगा, घटा देगा, जिससे व्यावसायिक बैंक लोग को पैसा ज़्यादा मिलेगा और वो लोग कम ब्याज पर व्यापारी को पैसा देंगे, जिससे बाजार में मुद्रा रनिंग करेगा। और यदि मुद्रा को उसको घटाना है, संकुचन करना है, तो वो बैंक दर को बढ़ा देगा, जिससे व्यावसायिक बैंकों को पैसा ज़्यादा बैंक दर पर मिलेगा, तो व्यापारी लोग को ज़्यादा ब्याज पर पैसा देंगे। इससे व्यापारी पैसा लेने से पहले 10 बार सोचेंगे कि मान लीजिए हम पैसा ले रहे उधार, तो मूलधन वो मेरा निकलेगा कि नहीं। तो ऐसी स्थिति में वो निवेश कम करेंगे और जिससे बाजार में पैसा का रनिंग कम हो जाएगा। ये था अपना भाषा में। अब किताबी भाषा में देखते हैं कि बैंक दर ब्याज की वह न्यूनतम दर है जिस पर देश का केंद्रीय बैंक मतलब अंतिम ऋणदाता होने के कारण वाणिज्य बैंकों को ऋण देने के लिए तैयार होता है। बैंक दर के बढ़ने से ब्याज की दर बढ़ती तथा ऋण महंगा होता है, जिसके फलस्वरूप साख की मात्रा कम हो जाती है। इसके विपरीत बैंक दर कम होने पर वाणिज्य मतलब व्यावसायिक बैंक वाणिज्य बैंकों द्वारा अपने उधारकर्ताओं के लिए लिए जाने वाले ब्याज की बाजार दर कम हो जाती है, अर्थात साख ऋण सस्ती हो जाती है, जिसके फलस्वरूप साख की मांग बढ़ जाती है। मुद्रास्फीति के समय जब साख का संकुचन जरूरी होता है तब केंद्रीय बैंक महंगी साख नीति को अपनाता है। अब स्फीति के समय जब साख का विस्तार करना जरूरी होता है तब केंद्रीय बैंक सस्ती साख नीति को अपनाता है। बैंक दर नीति की सफलता निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। पहला, ऋणों के लिए वाणिज्यिक बैंकों की केंद्रीय बैंक पर निर्भरता का अंश। यदि वाणिज्य बैंकों के पास अपने फालतू फंड ग्राहकों की उधार की जरूरत पूरी करने के लिए काफ़ी है तो उनकी केंद्रीय बैंक पर निर्भरता बहुत कम होगी। दूसरा, वाणिज्य बैंकों की केंद्रीय बैंक से फंड्स की मांग की संवेदनशीलता का अंश। तो बाजार की दशाओं को देखते हुए वाणिज्य बैंक दर में छोटी सी वृद्धि या कमी के प्रति अति संवेदनशील नहीं है।
तो ऐसी परिस्थिति में बैंक दर की नीति को विशेष सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। तीसरा है मुद्रा बाजार में ब्याज दर का ढांचा। यदि बाजार में गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं अपनी ब्याज दर में उसी प्रकार परिवर्तन कर दे जैसा कि केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों से आशा करता है, तो बैंक दर की नीति सफल नहीं हो पाती। और लास्ट पॉइंट है बाजार में समुचित फंड्स की पूर्ति। बैंक दर की नीति तब भी सफल नहीं होगी यदि बैंकिंग साधनों की अपेक्षा गैर बैंकिंग फंड्स के साधन अधिक महत्व रखते हैं। तो बच्चों, ये मॉडल सेट 2 जो कोडरमा जिला प्रशासन द्वारा निकाला गया था समाप्त हो गया। यदि आप लोगों ने पूर्व के वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए, बाय बाय।